नमस्कार मेरे कला मित्रों और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के रंजन कला यानी कि पेंटिंग के सैंपल पेपर के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि इस वर्ष किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और आगामी दिनों में आपका रंजन कला यानी कि पेंटिंग का पेपर भी होना है। तो आज के अंक में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अगर आज के अंक से कोई भी प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है तो इसे आप मात्र सहयोग ही समझिए। आज के अंक में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमने जो सैंपल पेपर बनाया है उसमें विस्तार पूर्वक चित्रों के माध्यम से और जो भी एग्जाम्पल पूछे गए हैं प्रश्न में उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसका जो उत्तर है वो भी आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो और सैंपल पेपर उन सभी कला विद्यार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा जिनका आगामी दिनों में रंजन कला का पेपर होना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जो सैंपल पेपर हमने कक्षा 10वीं के लिए बनाया है उसे। तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा। साथ ही इस का जो पूर्णांक होगा वो 30 अंकों का रहेगा। इसमें जो निर्देश दिए गए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 13 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है, प्रश्न हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समुचित उत्तर दीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्देश है क्योंकि कई बार हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। चौथा निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 से 4 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे। पांचवा जो निर्देश है इसका वो है, प्रश्न संख्या 5 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या 11 से 13 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार आप इसके उत्तर को देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला प्रश्न आपको बताया था विकल्पीय होगा। तो पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? 4 राज्य आपको दिए गए हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरलम और महाराष्ट्र। तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास स्थित हैं, अजिंठा नाम के गांव के पास में। इसीलिए इसी गांव के नाम से इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है महाराष्ट्र। दूसरा विकल्पीय प्रश्न है, ड्राइंग पेंसिल में लिखा कौन सा अक्षर पेंसिल की कठोरता को दर्शाता है? विकल्प हैं बी, एच, डबल ई और के। तो देखिए यहाँ पर जो पेंसिल होती है उसमें 2 अक्षर लिखे होते हैं, एच और बी। तो यहाँ पर पेंसिल में कठोरता को दर्शाने के लिए लिखा जाता है एच अल्फ़ाबेट और एच का अर्थ होता है हार्डनेस। तीसरा विकल्पीय प्रश्न है, पोत के उदाहरण कौन से हैं? पहला विकल्प दिया गया है खुरदरा व नर्म, दूसरा विकल्प है चमकीला, तीसरा विकल्प है काला और चौथा विकल्प है शांत। तो यहाँ पर देखिए पोत जिसे हम टेक्सचर के नाम से भी जानते हैं, तो टेक्सचर जो होता है उसका उदाहरण होता है खुरदरा व नर्म। जो टेक्सचर होता है वो हम स्पर्श के माध्यम से पता कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सतह को अगर हम हाथों से छूते हैं तो हमें वो सतह खुरदरी लगती है या वो नर्म लगती है, कोमल लगती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है खुरदरा व नर्म। प्रश्न संख्या 2 है, जल रंग का माध्यम क्या है? देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है और इसी प्रश्न में उसका उत्तर छिपा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि निर्देशों में लिखा हुआ था कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस प्रश्न का बहुत ही जल्दी उत्तर लिख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है जल रंग का माध्यम क्या है? व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ वाटर कलर? तो देखिए माध्यम के बारे में पूछा गया है, तो माध्यम इसी प्रश्न में लिखा हुआ है जल रंग, यानी कि वो रंग जो जल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जल रंग का माध्यम क्या है? ऑब्वियसली जल यानी कि वाटर। तो 1 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अब देखिए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है जिसे आपने डाक टिकट में देखा होगा, जो हमारी करेंसी है, नोट हैं, सिक्के हैं या स्टाम्प पेपर है, पासपोर्ट है,
इन सभी जगह आप इस राष्ट्रीय चिन्ह को देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, वो लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि सारनाथ का अशोक स्तंभ कैसा दिखता है और प्रत्येक भारतीय इस चिन्ह से भली भांति रूबरू है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र किस गुफा में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम में जो चित्र दिया गया है वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है, इन विच केव इज द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पाणि लोकेटेड। तो ये बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा और यह चित्र जो है ये अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफा संख्या 1 में। 5वां प्रश्न है हमारा, पेंट ब्रश के कितने भाग होते हैं, सभी भागों के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चित्र प्रदर्शित किया है जिसमें कि एक पेंट ब्रश यानी कि तुलिका दिखाई दे रही होगी आपको, और इसके जो मुख्य भाग हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा टू, ये जो ब्रिसल होते हैं उसके सबसे आगे का भाग होता है। उसके बाद ब्रिसल, फिर बैली यानी कि जहाँ पर जो बाल होते हैं तुलिका में वो जहाँ पर थोड़े से मोटे होते हैं उसको बैली कहा जाता है। उसके बाद उसकी हील होती है जहाँ पर वो फेरूल के साथ में जॉइंट होता है। फेरूल फिर जो हैंडल होता है उसके साथ में जॉइंट होता है, और फेरूल और हैंडल के साथ में जॉइंट करने के लिए वहाँ पर क्रिम्प यानी कि कुछ जो धातु की जो फेरूल बनी होती है उसको दबाया जाता है मशीन से, तो उसे क्रिम्प कहा जाता है। तो अगर आपको परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है तो आप जो तुलिका के प्रमुख भाग हैं उनको लिख पाएंगे। तो प्रमुख भागों में अगर आप देखें तो ब्रिसल, फेरूल और हैंडल, तो ये 3 प्रमुख जो भाग हैं उनको तो आप याद रखिएगा। साथ ही बैली को याद रख सकते हैं, टो को याद रख सकते हैं, हील और क्रिम्प को भी आप याद रख सकते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप जो पेंट ब्रश है उसके प्रमुख भागों को समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 6 है, अशोक के सिंह स्तंभ में चौकी पर किन 4 जानवरों के चित्र बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया कि अशोक के सिंह स्तंभ की जो चौकी है, जो उसका बेस है, उस पर किन 4 जानवरों के चित्र बने हुए हैं। तो 4 जो प्रमुख जानवर हैं उसमें है घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह। तो ये 4 जानवर आपको अशोक स्तंभ के चौकी पर बने हुए दिखाई देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, लोक कलाओं में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लोक कलाओं में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि लोक कला होती क्या है। लोक कला जो होती है, जो हमारे घरों में पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाली जो कला है उसे लोक कला कहते हैं, और इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, यानी कि ये हम अपनी माता के द्वारा सीखते हैं या अपनी दादी नानी के द्वारा सीखते हैं, बड़ी सिस्टर के माध्यम से सीखते हैं। तो यानी कि ये ऐसी कला है जो कि हम अपने तीज त्योहारों और पर्वों पर बनाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लोक कलाओं में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से वानस्पतिक प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही खाद्य पदार्थों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि चावल का पेस्ट हो सकता है, आटा हो सकता है, हल्दी हो सकती है। और अगर हम खनिजों की बात करें तो इसमें गेरू का उपयोग भी किया जाता है, सिंदूर का उपयोग भी किया जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर प्राकृतिक और वानस्पतिक रंगों का प्रयोग लोक कलाओं में किया जाता है। हालांकि अब इसमें जो सिंथेटिक रंग है उनका भी उपयोग किया जाता है। तो आप जो इसका सही उत्तर है वो लिखिएगा वानस्पतिक रंग और खनिज रंगों का। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, कला में मुख्यतः कितने प्रकार के संतुलन होते हैं। अब देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संतुलन को हम समझ लेते हैं। संतुलन एक रचना में दृश्य समरूपता उत्पन्न करने के लिए कला तत्वों, रेखा, रूप, आकृति, रंग, स्थान, बनावट की व्यवस्था है। जो संतुलन यहाँ पर पूछा गया है कि कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से संतुलन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक या सम्मित संतुलन, फॉर्मल और सिमेट्रिकल बैलेंस। अब आप यहाँ पर देखिए कि वस्तुओं को एक समान पक्षीय व्यवस्था में लगभग दर्पण प्रतिबिंब की तरह रखकर प्राप्त किया जाता है। तो आप यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बैलेंस्ड करके
यहाँ पर वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है, तो ये सममित संतुलन है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लगभग बैलेंस करके दिखाई देती है और हमें दर्पण प्रतिबिंब सा अनुभव होता है। दूसरा जो संतुलन होता है वो होता है अनौपचारिक या विषम संतुलन, इनफॉर्मल और एसिमेट्रिकल बैलेंस। वस्तुओं को एक असमान व्यवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। देखिए आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि जो हम यहाँ पर वस्तुएं प्रदर्शित कर रहे हैं वो असमान है, तो ये जो संतुलन है ये असमान संतुलन है। तो इस प्रकार से जब भी हम कैनवास पर या किसी भी धरातल पर चित्रों को बनाते हैं और वहाँ पर अगर हम विषम संतुलन में जो वस्तुएं हैं या जो भी हम उसमें चीज़ दिखा रहे हैं, अगर हम उसको इस फॉर्मेट में बनाएं तो वो विषम संतुलन कहलाता है। तीसरा है रेडियल संतुलन। यह एक चक्र या वृत्त के भीतर होता है जहां चित्रकारी केंद्र से विस्तृत होती है। अब आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाया गया है या जो भी वस्तु अगर आप प्रदर्शित करते हैं उसको अगर आप किसी केंद्र के भीतर प्रदर्शित करते हैं तो उसे रेडियल संतुलन या रेडियल बैलेंस कहते हैं। तो इन चित्रों के माध्यम से आप बैलेंस को समझ पा रहे होंगे। 9वां प्रश्न है आकार तथा रूप को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसको आपको समझना भी आवश्यक है। देखिए आकार और रूप, शेप एंड फॉर्म। आकार जो होता है वो द्विआयामी होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, यह ज्यामितीय भी हो सकता है और जैविक भी। रूप त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी होती है। अन्य शब्दों में रूप का आयतन और द्रव्यमान है। उदाहरण के लिए त्रिभुज एक आकार है और कोण एक रूप है, वर्ग आकार है और डिब्बा उसका रूप है। इसी तरह से घेरा एक आकार है और गेंद एक रूप है। रूप को वर्गीकरण 2 प्रकार से हो सकता है, नियमित सिमेट्रिकल और अनियमित असिमेट्रिकल। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आकार है यानी कि एक आकार यहाँ पर आपको दिखाया गया है, चौकोर आकार है। अगर हम उसको रूप में देखें, 3D फॉर्म में देखें, तो हमें वही आकार एक डब्बे के रूप में दिखाई देगा, एक डाइस के रूप में दिखाई देगा। तो नियमित में पहला आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से जैसा या दोनों एक जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्र, घन क्षेत्र, समभुज त्रिकोण, वर्ग त्रिकोण इत्यादि। और नियमित और अनियमित रूप में पहला आधा हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर नहीं होता। उदाहरण के लिए बहुभुज, पॉलीगन और कई सारे प्राकृतिक रूप। तो अब आप आकार और रूप के बारे में समझ गए होंगे कि अगर हम कोई घेरा देखते हैं तो वो एक आकार है, अगर हम उसी घेरे को एक 3D लुक दे देते हैं तो वही घेरा एक गेंद के रूप में हमें दिखाई देता है। 10वां प्रश्न है द्वितीयक रंग से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित बताइए। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज मेंट बाय सेकेंडरी कलर, राइट विद एग्जाम्पल। देखिए द्वितीयक रंग क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको प्राइमरी कलर्स यानी कि प्राथमिक रंगों को समझना होगा। प्राथमिक रंग मुख्य रूप से 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लाल और जो नीला प्राथमिक रंग है, अगर हम दोनों को मिक्स करें तो हमें पर्पल कलर प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम नीले और पीले रंग को मिलाएं तो हमें हरा रंग प्राप्त होगा, ग्रीन कलर। और अगर हम लाल और पीले को मिक्स करें तो हमें नारंगी या ऑरेंज रंग प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर जो पर्पल, ऑरेंज और ग्रीन कलर देख रहे हैं वो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त हुए रंग हैं, जिन्हें द्वितीयक रंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इस चित्र के माध्यम से द्वितीयक रंग को आसानी से समझ सकते हैं। और अगर ये प्रश्न अगर आपको परीक्षा में आता है तो ये चित्र आप भी वहाँ पर बना सकते हैं। अब हम इसी प्रश्न का अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसे देख लेते हैं। गर्म तथा ठंडे रंग में अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कूल कलर्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। अब देखिए यहाँ पर गर्म तथा ठंडे रंग में अंतर क्या होता है। गर्म रंग, गर्म रंगों में लाल, पीला, नारंगी आ जाता है। गर्म रंग ऊर्जा, उत्साह और गर्मी का एहसास कराते हैं, जो आग व धूप से जुड़े होते हैं। जबकि ठंडे रंग जिनमें नीला, हरा, बैंगनी,
आते हैं शांति, सुकून और ताजगी का एहसास कराते हैं, जो पानी व आकाश से जुड़े होते हैं। कुल मिला के जो गर्म रंग है वो हमें उष्णता या गर्मी का एहसास कराते हैं, और जो ठंडे रंग होते हैं वे हमें शांति और सुकून का एहसास कराते हैं। गर्म रंग आगे बढ़ते हुए और फैलते हुए दिखते हैं, जबकि ठंडे रंग पीछे हटते हुए और सिकुड़ते हुए दिखते हैं। अब देखिए, गर्म रंग आगे बढ़ते हुए और फैलते हुए दिखते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि खतरे के निशान लाल रंग से बनाए जाते हैं। वहीं अगर आप जितने भी आपदा में कार्य करने वाले लोग हैं उनके अगर आप ड्रेस को देखें तो वो नारंगी रंग से बनाई जाती है। स्कूल बसेस पीले रंग से बनाई जाती है ताकि वो दूर से पहचान में आए, जबकि जो ठंडे रंग हैं वो पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं, सिकुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जो ठंडे रंग होते हैं उनका प्रयोग हम घरों की जो अंदरूनी दीवार होती है उसको रंगने में भी करते हैं ताकि वो आंखों को ठंडक प्रदान करे। तो आई होप आप ठंडे और गर्म रंगों को समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर एक कलर व्हील भी हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आप इस कलर व्हील के माध्यम से कूल और वार्म कलर या हॉट कलर को पहचान सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो राइट साइड है जिसमें पिंक, रेड, ऑरेंज और ऑरेंज के साथ में उसके शेड और येलो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वार्म कलर यानी कि हॉट कलर है। लेफ्ट साइड में आपको पर्पल, ब्लू, ग्रीन और शी ग्रीन जो रंग दिखाई दे रहे होंगे वो कूल यानी कि ठंडे रंग हैं। तो इस प्रकार से आप इस कलर व्हील के माध्यम से गर्म और ठंडे रंगों को पहचान सकते हैं। 11वां प्रश्न है, ये 4 नंबर का है। कला में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न वृक्षों का विवरण दीजिए। देखिए, जो हमारी सामग्री है कला की उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कला में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न वृक्षों का यहाँ पर विवरण देना होगा। देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से कक्ष में हम जो फ्लैट ब्रश और राउंड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट यानी कि चपटा ब्रश और राउंड गोल ब्रश। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे ब्रश हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है चित्रकला में रंग भरने के लिए, उनको हम देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला ब्रश आपको दिख रहा होगा ये वाश ब्रश कहलाता है, और ये आपको फ्लैट ब्रश की तरह ही दिखाई देगा। इसे फ्लैट ब्रश भी आप कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा ब्रश जो दिखाई दे रहा है आपको राउंड ब्रश है, यानी कि ये आगे से गोल होते हैं इसकी ब्रिसल्स, और अक्सर वाश और राउंड ब्रश ही हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ब्रश आपको दिखाई दे रहा होगा लॉन्ग लाइनर, यानी कि ये जो ब्रश है वो मुख्य रूप से मिनिएचर्स पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, लघु चित्रकला में इस्तेमाल किया जाता है लाइन खींचने के लिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैट ब्रश आपको दिखेगा, एक चपटा होता है लेकिन वॉश कलर से कम इसके ब्रिसल्स होते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे एंगल ब्रश आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें भी वॉश ब्रश की तरह ब्रिसल होते हैं, लेकिन जो ब्रिसल्स होते हैं वो एक एंगल में कटे होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं फिल्बर्ट ब्रश, ये भी राउंड ब्रश की तरह ही होता है। इसके बाद मिनी लाइनर, ये भी लाइन खींचने के काम आता है। और एक ब्रश आप देख रहे होंगे ये है फैन ब्रश, यानी कि जब हमें किसी जगह पर बहुत जल्दी जल्दी रंगों को लगाना होता है या वहाँ पर कोई ऐसा इफेक्ट देना होता है, वनस्पति का इफेक्ट देना होता है, तो ये ब्रश जो फैन ब्रश है ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे आप जो अगर आप प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करें तो वहाँ पर आपको झाड़ियाँ बनाने में या फिर आपको बादल बनाने में या फिर आपको कलर को ब्लेंड करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 11 का अथवा वाला प्रश्न हम देख लेते हैं। कला में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कागजों का विवरण दीजिए। कला में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कागजों का विवरण हम इस प्रश्न में देखेंगे। निर्माण के आधार पर 3 प्रकार के कागज होते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कागज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तप्त दाबित कागज, यानी कि हॉट प्रेस्ड पेपर। इसमें जो पल्प होता है या लुगदी होती है उसको गर्म करके दबाया जाता है, इसको हॉट प्रेस्ड करके बनाया जाता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है कम तापमान में दबाए कागज, कोल्ड प्रेस्ड पेपर, यानी कि इसे
जो मशीन में दबाया जाता है, तो लेकिन उस मशीन का जो तापमान होता है वो कम होता है। तीसरा है खुरदुरा कागज़, रफ पेपर। तो ये काफ़ी इसकी सतह जो होती है खुरदुरी होती है, इसीलिए इसको खुरदुरा कागज़ या रफ कागज़ कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कला में उपयोग किए जाने वाले जो विभिन्न कागज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला कागज़ है हमारा वो है अखबारी कागज़। यह लकड़ी के पल्प से बनाया जाता है। स्केचिंग व चारकोल ड्राइंग व जल्दसाजी में भी प्रयोग किया जाता है। जो अखबारी कागज़ है ये लकड़ी के पल्प से बनाया जाता है और स्केचिंग या चारकोल ड्राइंग या फिर इससे जिल्द भी लगाई जाती है। दूसरा जो प्रकार है यानी कि टाइप बी, कार्ट्रिज कागज़। यह मध्यम व दूधी सफ़ेद रंग का होता है। इसे तैल व सभी माध्यमों में प्रयोग कर सकते हैं। सी टाइप है हमारा जल रंग कागज़। कम तापमान में दबाकर बनाया हुआ व जल रंगों को सूखने वाला तथा वाश तकनीक के लिए उपयुक्त होता है। इस कागज़ के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि जल रंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको जल रंग कागज़ कहा जाता है। इस कागज़ को भी कम तापमान में दबाकर बनाया जाता है और जल रंगों को ये सूखने वाला और जल्दी ये जो कागज़ है वो सूख भी जाता है। चौथा टाइप है डी टाइप, पेस्टल कागज़। ये जो पेस्टल कागज़ है ये मोटी बनावट वाला पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त होता है और ये जो पेस्टल कागज़ होता है इसकी सतह थोड़ी खुरदरी होती है ताकि जो पेस्टल रंग होता है वो इनके जो टेक्सचर में आसानी से घुल जाए, या उसके अंदर जो टेक्सचर बने होते हैं कागज़ में उसके अंदर जो पेस्टल कागज़ के जो पार्टिकल हैं वो समा जाए। पांचवा टाइप है हमारा ई, हस्त निर्मित कागज़। यह कागज़ हाथों से बनाया जाता है। यह रिसाइकलिंग उत्पाद है। यह भी पेंटिंग व कवर लगाने व बुक बाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हैंडमेड कागज़ होता है ये हैंडमेड जिसके नाम से आप पता लग गया होगा कि इसको हाथों से बनाया जाता है, इसमें भी जो पल्प होता है वो ज़्यादातर रिसाइकलिंग वाला उत्पाद होता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम कागज़ों को रद्दी में बेच लेते हैं, तो कुछ कागज़ जो होता है वो मशीनों से रिसाइकलिंग किया जाता है और कुछ कागज़ हाथों से भी रिसाइकलिंग किया जाता है। और जो हाथों से रिसाइकलिंग किया जाने वाला कागज़ है वो अगर आप देखें तो वो काफ़ी मोटा होता है, क्योंकि मशीनों की तरह उसको हाथों से दबाना संभव नहीं होता है, इसलिए जो हैंडमेड पेपर होता है वो काफ़ी मोटा होता है। और पेंटिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही जो हमारी डायरीज़ होती हैं उसमें भी इसको प्रयोग किया जाता है, बुक बाइंडिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। छठा टाइप है आइवरी शीट। इसकी सतह बहुत चिकनी व मजबूत होती है। आमतौर पर मॉडल, माउंट व क्राफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्योंकि लोक कला आपके पाठ्यक्रम में दी गई है मधुबनी और वारली, तो उसी से संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने मधुबनी ऑब्लिक वारली लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप दोनों चित्रकलाओं के बारे में समझ जाएं, क्योंकि दोनों में से कोई एक लोक कला के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है मधुबनी ऑब्लिक वारली लोक कला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी ऑब्लिक वारली लोक कला की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें मधुबनी या फिर वारली लोक कला का संबंध किस राज्य से है वो पूछा गया है, और आपके सुविधा के लिए यहाँ पर हमने मधुबनी लोक कला और वारली लोक कला के चित्रों को प्रदर्शित किया है। तो देखिए मधुबनी जो लोक कला है वो बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य से, और वारली लोक कला जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। अब आप यहाँ पर चित्रों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो वारली लोक कला है उसमें क्या क्या चित्र बनाए जाते हैं और मधुबनी लोक कला में कैसे चित्र बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मधुबनी लोक कला और वारली लोक कला की विशेषताओं की। तो दो टेबल आपको दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहले हम मधुबनी लोक कला की विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषता है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। दूसरी विशेषता है धार्मिक और पौराणिक विषय। मधुबनी लोक कला में आपको धार्मिक और पौराणिक विषय भी देखने को मिलते हैं। तीसरी विशेषता है पूरे धरातल का प्रयोग, यानी कि जो भी धरातल इसमें प्रयोग किया जाता है, चाहे वो कागज़ हो चाहे वो दीवार हो, उसमें पूरे धरातल को प्रयोग किया जाता है। चौथी विशेषता है दोहरी रेखाओं का प्रयोग, यानी कि डबल लाइन्स इसमें की जाती हैं। पांचवी विशेषता है पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग। छठी विशेषता है दीवारों, फर्श और कागज़ों पर इसका चित्रण किया जाता है।
पहले इसको दीवारों पर बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका मॉडर्नाइजेशन होने के बाद इसे कागज़ों पर और कैनवास पर भी बनाया जाने लगा है। सातवीं विशेषता है परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा चित्रण। वर्तमान समय में व्यावसायिकता बढ़ने से पुरुष भी इसे बनाते हैं। तो जो भी लोक कलाएं अगर आप देखें तो ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा ही बनाई जाती है, लेकिन क्योंकि व्यावसायिकता कला में बढ़ रही है इसलिए इसको पुरुष भी बनाने लगे हैं। अब हम बात करते हैं वारली लोक कला, जो कि महाराष्ट्र की लोक कला है, उसकी विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता है सफ़ेद व गेरुए रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है धार्मिक व सामाजिक महत्व के चित्र इसमें बनाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है प्रकृति व दैनिक जीवन के दृश्य इसमें होते हैं। चौथी विशेषता है सरल ज्यामितीय आकृतियां इसमें बनाई जाती हैं। पांचवी विशेषता है मानव आकृति का विशेष रूप। अगर आप वारली पेंटिंग को देखेंगे तो आपको मानव आकृतियों को कितने सहज सरल रूप से इसमें प्रदर्शित किया जाता है वो आप देख पाएंगे। छठी विशेषता है दीवारों, फर्श और कागजों पर इसका चित्रण किया जाता है। लगभग अब जितनी भी लोक कलाएं हैं वो कागज़ और कैनवास पर भी बनाई जाने लगी हैं। सातवीं विशेषता इसकी है परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा चित्रण किया जाता था, लेकिन वर्तमान में व्यावसायिकता बढ़ने से पुरुष भी इसे बनाते हैं। तो जैसे जैसे बाजारवाद बढ़ रहा है, जो लोक कलाएं हैं वो अब महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और तो आपने देखा कि मधुबनी लोक कला की क्या विशेषताएं हैं, वारली लोक कला की क्या विशेषताएं हैं। 13वां प्रश्न है कैलाशनाथ मंदिर की वास्तुकला का वर्णन कीजिए। अब देखिए कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और गुफा संख्या 16 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आप यहाँ पर चित्र में भी कैलाशनाथ मंदिर को देख पा रहे होंगे। ये जो मंदिर है ये मोनोलिथिक मंदिर है, एक ही पत्थर की चट्टान को काट करके बनाया गया था। और इसे जब बनाया गया था तो इसे सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर पत्थरों को काटा गया था। तो ये बहुत ही अच्छा नायाब वास्तुकला का नमूना है। तो अब हम इसकी वास्तुकला की विशेषताओं को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है एकाश्म मंदिर। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। दूसरा पॉइंट है आकार। मंदिर 82 मीटर लंबा, 46 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा है। द्राविड़ शैली। मंदिर का निर्माण द्राविड़ी शैली में किया गया है, जो कि दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिरों को द्राविड़ी शैली में बनाया जाता है। गर्भगृह की बात करें तो मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग है। और अब आप इस कैलाशनाथ मंदिर के नामकरण को भी समझ गए होंगे, क्योंकि शिव जी का ये मंदिर है और यहाँ पर शिवलिंग गर्भगृह में स्थापित किया गया है, इसीलिए इस मंदिर का नाम कैलाशनाथ मंदिर पड़ा है, क्योंकि शिव जी का जो निवास स्थान है वो कैलाश पर्वत है। इसका जो अन्य पॉइंट है वह है नंदी मंडप। मंदिर के सामने एक बड़ा नंदी मंडप है और आप सबको मालूम होगा कि जहाँ भी शिव जी का मंदिर होता है उसके सम्मुख नंदी महाराज भी विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर भी नंदी मंडप आपको दिखाई देगा। दीवारों पर नक्काशी की बात करें तो मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियों को नक्काशी के द्वारा चित्रित किया गया है। रावण की मूर्ति, ये भी एक पॉइंट है। मंदिर में एक मूर्ति शिल्प है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर ये दृष्टांत या ये स्टोरी भी वहाँ पर दर्शाई गई है। यूनेस्को विश्व विरासत की बात करें तो एलोरा के कैलाश मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व विरासत घोषित किया गया था। 20 रुपये मूल्य वर्ग के नोट पर कैलाशनाथ मंदिर को दर्शाया गया है। तो अगर आप 20 रुपये मूल्य का नोट को देखें तो वहाँ पर भी आपको कैलाशनाथ मंदिर दिखाई देगा। तो ये था हमारा आज का अंक, जिसमें हमने कक्षा 10वीं के रंजन कला विषय के सैंपल पेपर को देखा और समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें उन प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। साथ ही अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं या आपने पहली बार हमारे वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार के वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको आज का अंक अच्छा लगा है तो इस अंक को उन सभी विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनका आगामी दिनों में पेंटिंग का पेपर होना है। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।